Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video we have studied about law of constant proportion, law of conservation of mass. Then these two are basically the laws of chemical combination which you require in your class 9 NCERT book. After that, what you have in page number 33 is what is an atom. Atom क्या है? I have told you earlier also that atoms are the smallest unit of matter. What is matter? Matter is anything that occupies space and has got mass. तो कोई भी चीज अगर कुछ भी पूरे यूनिवर्स में कुछ भी जगह ले रहा है और उसका एक वजन है, that we called as matter. अभी वो यही मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं. This all the matter which is there around us, everything, each and everything is a matter. पहले तो ये हम लोग को जानना होगा कि कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं या ना देखते, जैसे हवा है, इसे तो हम लोग देख नहीं पाते, we cannot see air, but it is also a matter. It is also matter, and it is also made up of small particles which are called as atoms. छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हम लोग आंख से नेकेड आई से, खुले आंख से देख नहीं पाते. These are called as atoms. So now I have written few points about atoms. Basically these things are not there in your NCERT book. You have to take a screenshot of this in order to understand. So the first line is building block of matter. Atoms are building block. बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या? किसी भी चीज को बनाने के लिए जो छोटे छोटे यूनिट्स यूज होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स. ईच यूनिट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे कि हम लोगों ने सेल में पढ़ा था कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल. एक एक सेल मिलके एक टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है. उसी तरह एटॉम्स मिलके मैटर को बनाता है. कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो किससे बनेगा? एटॉम से बनेगा. सो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ठीक है. जस्ट एज ब्रिक्स इन मेकिंग वॉल. सपोज हम लोगों ने एक वॉल लिया है, ये एक वॉल है. इस वॉल को बनाने के लिए हम लोगों को प्राइमरीली क्या चीज चाहिए? हम लोगों को चाहिए ईट, ब्रिक्स. सो ईट को हम लोग बोलते हैं क्या? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी वॉल. ये सपोज कुछ ईटों से इस वॉल को बनाया गया है. सपोज दीज आर सम ब्रिक्स. ठीक है. इन ब्रिक्स से क्या बना है? ये पूरा वॉल बना है. तो इस ब्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स. दिस ब्रिक्स आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है. हर एक ईट के यूनिट को हम लोग बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक. तो उसी तरह मैटर जो है यही बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है. बट द डिफरेंस इज दैट इन मैटर वी विल से दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स एज एटॉम्स. दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स एज एटॉम्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. अभी तक तो हम लोग को ये पढ़ना होगा कि मैटर जिससे बना हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग एटॉम. और इस एटॉम को हम लोग फर्दर वी कैन नॉट डिवाइड, क्योंकि एटॉम को और डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग. जैसे कि वॉल को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, वॉल को तोड़ते तोड़ते हम लोग को क्या मिलेगा? ईट. लेकिन मैटर को तोड़ते तोड़ते जब हम लोग एटॉमिक स्टेट पे पहुंचेंगे, जब हम लोग को एक एटॉम मिलेगा, उसे हम लोग फर्दर डिवाइड या तोड़ नहीं सकते. यू गेटिंग मी? सो आफ्टर डिवाइडिंग मैटर, जैसे कि एक चौक लिया हम लोगों ने, चौक को तोड़ रहे. जब तक हम लोग एटॉमिक स्टेट पे नहीं पहुंचते तब तक तो उसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ही हम लोग एटॉमिक स्टेट पे पहुंच जाते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग को मिल गया, एटॉम मिल गया उस चौक का, वो क्या होता है? इनडिविजिबल पार्टिकल. उसे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब मैटर को लास्ट तक डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? एटॉम. दैट इज द लास्ट पार्ट. ओके. उसके बाद कुछ नहीं है. मैटर इज द एटॉम इज द लास्ट और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर. नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटॉम. एटॉम मैटर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्यों होगा? क्यों
क्योंकि उसमें उस तरह का एटॉम है। एटॉम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटॉम्स का जो प्रॉपर्टी है, वही मैटर में झलकेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अगर हम एक सोडियम एटॉम को लेते हैं, दिस इज द एटॉम ऑफ सोडियम, ये सारा मिलके क्या होगा, एक सोडियम का सपोज एक टुकड़ा बना है। ये इस सोडियम के टुकड़े में, दिस इज अ सॉलिड सोडियम, ये सपोज सॉलिड सोडियम है हम लोगों का, ठीक है, ये सॉलिड सोडियम है। सोडियम का कुछ भी एक टुकड़ा ले लिया हम लोगों ने, तो वो सॉलिड का सोडियम का जो टुकड़ा है किससे बना है, छोटे छोटे सोडियम के एटॉम से बना है, छोटे छोटे सोडियम के एटॉम से बना है। अभी सोडियम हम लोगों को मालूम है कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव, वी कैन नॉट कीप सोडियम आउटसाइड। जैसे कि ये खुले में हम लोग सोडियम को रख नहीं सकते क्योंकि आग पकड़ लेगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, वी कीप सोडियम इनसाइड केरोसिन ऑयल। सोडियम या पोटेशियम हो, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। वी पुट सोडियम, जैसे ये सोडियम का टुकड़ा है, इसको हम लोगों ने कहाँ रखना है, इसको रखना है केरोसिन के अंदर, और हाँ केरोसिन के अंदर इसको रखना। क्यों, अगर हम लोग इसको हवा में रख देंगे तो ये आग पकड़ लेगा, इट्स वेरी रिएक्टिव। अभी क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि सोडियम का जो एटॉम है वही रिएक्टिव है। The atom of sodium is itself reactive, therefore सोडियम का जो ये पत्थर है, सोडियम का जो ये टुकड़ा है, वो इसलिए रिएक्टिव है। तो सोडियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम एटॉम के लिए हो रहा है। The characteristics of this lump of sodium is due to the characteristics of the atom of sodium। तो किसी भी मैटर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरह का एटॉम है। What type of atom is there inside the matter, that will determine what property that matter will possess. Overall, the property of the matter is due to the property of the atom. कोई भी मैटर उस तरह से बिहेव क्यों करता है, क्योंकि उसमें उस तरह के एटॉम्स हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल चेंजेस। अभी मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो भी रिएक्शंस होता है, जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं, दोस ऑल आर एटॉमिक रिएक्शंस, एटॉम्स ही रिएक्ट करते हैं। ओके, सपोज सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके बना है हम लोग का सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट है। हम लोग दैनिक जीवन में डेली जो सॉल्ट खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, ये है। तो इसमें ये सोडियम क्या है, ये एटॉम ऑफ सोडियम, दिस इज एन एटॉम ऑफ सोडियम। ये क्लोरीन क्या है, दिस इज एन एटॉम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो यही रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। सो दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सो ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी बदल रहा है। सोडियम बहुत रिएक्टिव है, ऐसा तो सोडियम खा नहीं सकते, आदमी मर जाएगा। क्लोरीन इट्स अ गैस, सो दोनों मिलकर क्या बना, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ये तो हम लोग हर रोज खाते हैं। तो देखिए ओवरऑल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है, the property itself is changing, so therefore the only atoms take part in chemical reaction, ठीक है। नेक्स्ट इज may or may not have individual existence। ये अकेले भी रह सकते हैं या किसी के साथ भी रह सकते हैं। ओके, may और may not, रह भी सकते हैं अकेले, एक अकेला एटॉम भी रह सकता है या किसी के साथ जुड़ के भी रह सकता है। जैसे ऑक्सीजन जुड़ के रहता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के रहता है जिससे O2 बनता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी दूसरे हाइड्रोजन के साथ रहता है जिससे H2 बनता है, ठीक है। तो अकेले भी रह सकता है या किसी अपने जैसे एटॉम के साथ जुड़ के रहेगा या किसी और के साथ जुड़ के रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी और के साथ जुड़ के रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप के साथ ही जुड़ के रह रहा है। सो दिस इज सेम, दिस इज ऑक्सीजन एटॉम, दिस इज ऑक्सीजन एटॉम, ये दोनों मिलके यहाँ पे एक बना। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, दोनों मिलके बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक सोडियम एक क्लोरीन, दोनों अलग अलग है। तो अकेले भी रह सकते हैं और साथ में भी रह सकते हैं। तो they may or may not have individual existence. Now cannot be seen with naked eye. तो मैंने पहले ही बोला था कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, we cannot see atoms with our naked eye। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, और या तो कह सकते हैं there is an instrument which is called as STM, which is called as STM। STM क्या है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग देख सकते हैं एटॉम का स्ट्रक्चर, एटॉम कैसा है।
क्या क्या है उसके अंदर। तो खुली आंखों से तो देख नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा? ये इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा कि एटॉम किस तरह का दिखता है। इसी से हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है एटॉमिक साइज। उसका मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा है एटॉम। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मतलब क्या? एक एटॉम का कितना साइज है, एक एटॉम कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज। तो जानते हैं कि एटॉमिक साइज क्या बताता है हम लोगों को। एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट साइजेस, yet they are extremely small. They are what? Extremely small. अभी क्या है इसमें एक गौर करने लायक बात है कि atoms of different elements और substances have different sizes. तो हर एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या होता है, अगर बहुत लोगों को मालूम नहीं है एलिमेंट क्या है, तो यू ब्राउज पीरियोडिक टेबल, उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे प्योर सब्सटेंसेस है। उन्हीं प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी रिएक्शन जो होता है इन्हीं एलिमेंट्स के एटॉम्स के अंदर होगा, इन्हीं एलिमेंट्स के एटॉम अपने आप रिएक्शन करेंगे। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ एलिमेंट्स के बारे में, जो अलग चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें जब पढ़ाऊंगा देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स। तो चलते हैं कि इसमें क्या है कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट साइजेस। साइज अलग अलग है, कोई बड़ा है थोड़ा, कोई किसी से छोटा है, कोई उससे भी बड़ा है। लेकिन बड़ा या छोटा होना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी साइज को डिटरमाइन करने के लिए, इफ वी हैव टू डिटरमाइन द साइज, फर्स्ट वी हैव टू नो द शेप। First, we have to know the shape of anything that we have to measure. साइज को निकालने के लिए पहले हम लोग को शेप को जानना होगा। तो शेप जो होता है एटॉम का, इट इज जनरली अ सर्कुलर नेचर, एक सर्कल के जैसा है। दिस इज अ सर्कल, एक सर्कल के जैसा होता है एटॉम का स्ट्रक्चर या शेप। जस्ट लाइक दी सोलर सिस्टम, अगर हम लोग सोलर सिस्टम को देखेंगे, क्या होता है कि बीच में ये सन है, उसके बाद क्या होता है, फिर प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूमते रहते हैं इसी तरह। ठीक है, तो ये क्या है, एक सोलर सिस्टम का मैंने एक मॉडल बनाया है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मरकरी हो गया, ये मरकरी है, मरकरी, फिर उसके बाद वेनस आ गया, उसके बाद अर्थ आ गया। ठीक है, उसी तरह अलग अलग प्लैनेट्स है, सेम इसी अंदाज में इट इज अरेंज्ड इन एटॉम्स आल्सो। सो एटॉम्स का भी जो स्ट्रक्चर है, बीच में एक है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद अलग अलग ऑर्बिट्स है, ऐसे करके अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। ये जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम पढ़ाऊंगा तब मैं और डिटेल में समझाऊंगा इसको। फिलहाल के लिए तो ये आप मान लीजिए कि दिस इज द ओवरऑल साइज ऑफ एन एटॉम और शेप ऑफ एन एटॉम। दिस इज द शेप ऑफ एटॉम। How it is resembling? It is resembling to the shape of the solar system. Shape of the atom is just like the shape of the solar system. सोलर सिस्टम में बीच में सन है, यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है न्यूट्रल। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और जिसको जो न्यूट्रल है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। ओके, तो बीच में ये रहता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बाहर में क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अभी नाउ लेट्स, इतना तो अगर समझ में आ गया है तो अभी देखते हैं कि जो साइज मेजर करने का बात है, एटॉमिक साइज अगर हम लोग को निकालना है, देन वी विल बी मेजरिंग द रेडियस ऑफ द एटॉम। वी विल बी मेजरिंग द रेडियस। वही बोला है इस लाइन में, मैं यहाँ पे बाद में आता हूं, पहले ये देखते हैं। साइज ऑफ द एटॉम इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और द एटॉमिक रेडियस, और द एटॉमिक रेडियस। तो क्या है कि ये बीच से हम लोग यहां से यहां तक का मेजरमेंट लेंगे, यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट होगा वही होगा हम लोग का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अभी क्या होता है, किसी किसी एटॉम में
एक शेल है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, 7, 8 ऐसे करके अलग अलग एटॉम में अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। यही जैसे कि हम लोग के सोलर सिस्टम में कितने, अभी तो 8 ऑर्बिट्स हैं, पहले 9 था, प्लूटो अभी नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे भी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बीच में से, न्यूक्लियस के बीच में से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट, जो भी लास्ट वाला शेल है या लास्ट वाला ऑर्बिट है, तो ये भी एक प्रोसेस होता है कैलकुलेट करने का। तो आप ये समझ लीजिए, यू अंडरस्टैंड दिस मच दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट ऑर्बिट वी हैव टू मेजर। सो टेकिंग इनटू अकाउंट द रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द लास्ट, जो लास्ट वाला ऑर्बिट है जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, और उसी तक हम लोग मेजर करेंगे और निकालेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। निकालेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज द मेजरमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटॉम टू द आउटरमोस्ट शेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटॉम टू द आउटरमोस्ट शेल, दिस इज द एटॉमिक रेडियस। अभी एटॉम्स इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है, इतना ही छोटा है कि 1 सेंटीमीटर स्पेस में, मान लेते हैं कि ये हम लोगों का 1 सेंटीमीटर स्पेस है, ये इतना छोटा 1 सेंटीमीटर स्पेस है, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो इतने से जगह में, 1 सेंटीमीटर इतने से जगह में 10 करोड़ ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स कैन कम इनसाइड और एकोमोडेट। इतने छोटे से जगह में, ये जो पेन, ये वाला ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ इतने से छोटे से जगह में 10 करोड़ ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स कैन स्टे, वहां पे जुड़ जाएगा। 10 करोड़ हाइड्रोजन, उससे भी ज्यादा, मैं अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं, उससे भी ज्यादा ही होगा। तो इतने सारे हाइड्रोजन एटॉम्स वहां पे आ सकते हैं, रह सकते हैं आराम से, तो वहां पे हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही छोटा है। इट इज सो स्मॉल कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन एटॉम्स आके बैठ सकते हैं। अभी देखते हैं कि एनसीईआरटी में कितना लिखा है, हाउ बिग आर एटॉम्स, मतलब कितना बड़ा है एटॉम। एटॉम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। इतना ही छोटा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते या किसी से कंपेयर भी नहीं। अगर बोलेंगे कि ये बहुत छोटा है, उससे छोटा है एटॉम। Probably the smallest thing possible, or probably the smallest thing God has made, that is atom. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper. तो बहुत सारे millions of atoms को अगर stack भी कर देंगे तब भी एक पेपर के इतना पतला शीट भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर लिखा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनो मीन्स 9। अगर नैनो कभी भी सुनाई दे तो उसका मतलब क्या होता है, 9। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, ये जानना होगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। दूसरा भी एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं पिकोमीटर, या क्या बोलते हैं उसको हम, पिकोमीटर। ये भी कभी कभी यूज होता है, पर जनरली नैनोमीटर यूज होता है, नैनोमीटर which means 10 to the power 9. So 1 meter equals to 10 to the power 9. So 1 मीटर अगर हम लोग बोल रहे हैं, 1 मीटर अगर हम लोग बोल रहे हैं, if we are telling 1 मीटर, तो नैनोमीटर में क्या होगा, 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही छोटा है मेजरमेंट के लिए। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1 नैनोमीटर होता है 10 to the power -9। यहाँ पे रिलेटिव साइज जो दिया है, रिलेटिव साइज ये भी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है रिलेटिव साइज। तो 10 to the power -10 एटॉम ऑफ हाइड्रोजन, 10 to the power -9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 to the power -8 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। सो ये सारे थोड़े बहुत मेजरमेंट्स दिए हैं कुछ एटॉम्स के। We might think that if atoms are so insignificant, अगर इतना ही छोटा है साइज में, why should we care about them? तो हम लोगों को इतनी क्या पड़ी है उस चीज के पीछे में, क्या इतना पढ़ना है कि जो इतना ही छोटा है, क्या जरूरत है उसको पढ़ने का? Why are we so much bothered?
about studying such a particle which cannot be seen with naked eye, and it is probably the smallest particle ever seen on planet. This is because our entire world is made up of atoms. हम उसको neglect नहीं कर सकते. We cannot neglect atom. Why? Because the entire universe is made up of atom. Atom से ही बना हुआ है सब कुछ. हम लोग के बॉडी के अंदर भी एटॉम है. हीमोग्लोबिन में एटॉम है, आरबीसी में एटॉम है, हर एक चीज में एटॉम है. We may not be able to see them, but they are and are constantly affecting whatever we do. We may not be see them, हम लोग देख नहीं सकते उसको, लेकिन हमारे जिंदगी को इफेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. Through modern techniques, we can now produce magnified images of surface of elements showing atom. तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एटॉम्स को विजुअलाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं STM. STM इसका फुल फॉर्म है, वही बता देता हूं. इट इज कॉल्ड स्कैनिंग tunneling microscope. It is called as scanning tunneling microscope. इसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एटॉम्स को विजुअलाइज करते हैं, इसी माइक्रोस्कोप से. दूसरे कोई माइक्रोस्कोप से हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे. So for that we need a specialized microscope which is called as scanning tunneling microscope. So with this we can see the structure of atom and we can also measure the atomic size or atomic radius. Next, the topic which is there, that is called as symbols. अभी हम लोग symbols के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. Till then you take a screenshot of this. So symbols क्या होते हैं? Symbols जनरल लाइफ में symbols का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिनोट करना, किसी भी चीज को सिग्निफाई करना, दैट इज सिंबल. जैसे कि आप लोगों के स्कूल में स्कूल का लोगो है, वो लोगो क्या समझाता है? वो लोगो समझाता है कि ये वही स्कूल है, ये वो स्कूल है या दूसरा स्कूल है. हर एक स्कूल का अलग अलग लोगो होता है, अलग अलग एम्ब्लेम होता है. तो दैट लोगो और एम्ब्लेम सिग्निफाइज व्हाट? सिग्निफाइज योर स्कूल. सो इन द सेम वे सिंबल्स एलिमेंट्स में क्या होता है, उस एलिमेंट्स को सिग्निफाई करेगा, उस एलिमेंट्स को बताएगा कि ये वो एलिमेंट है. ठीक है. डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल. केमिस्ट्री में अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, डेल्टन नाम हमें बार बार आता रहेगा. वी विल गेट द नेम डेल्टन many times because he has given so much contribution to chemistry. So Dalton was the first scientist to use symbol. Particular symbol would signify a particular element. एक सिंबल एक एलिमेंट को दर्शाएगा. जैसे कि हाइड्रोजन का एक सर्कल, उसके बीच में एक डॉट. ऑक्सीजन का एक सर्कल, कुछ डॉट वॉट नहीं है, एक सर्कल ऑक्सीजन को दर्शाएगा. Compound atoms were made up of group of symbols. Compound atom were made up of group of symbols. उसका मतलब क्या है? Suppose water है, ये कंपाउंड है H2O, कंपाउंड एटम है, इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. तो इसको अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ सिंबल दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये एक हो गया हाइड्रोजन, और बीच में हम लोग लगा देते हैं एक ऑक्सीजन. So ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन. These two are hydrogen and this is what? Oxygen. This is what? Oxygen. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? बहुत इस ऐसे सिंबल्स में क्या हुआ? दिक्कत आता गया. कैसा दिक्कत अभी मैं बताता हूँ कि after that many elements were discovered. बहुत सारे एलिमेंट्स निकल के आते रहे नेचर से. तो फिर सिंबल शॉर्टेज पड़ गया कि और क्या क्या सिंबल यूज करें. हर एक चीज को तो हम लोग सिंबल से रेफर नहीं कर सकते ना. तो उसके बाद क्या हुआ? बर्जेलियस करके एक साइंटिस्ट था. बर्जेलियस ने क्या बोला कि चलो डायग्रामेटिक ज्योमेट्रिकल शेप ना देके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्फाबेट से सिंबल बनाते हैं. ठीक है. लेट अस यूज द अल्फाबेट्स. जो उस एलिमेंट का नाम है, उस एलिमेंट का जो इनिशियल्स है, जो पहला वर्ड लेटर है,
उससे हम लोग सिंबल बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को H से डिनोट कर देते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट कर देते हैं। अगर कहीं भी H दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके इनिशियल्स वर सेम, फ्यू एलिमेंट्स वर देयर whose initials were same, जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों के तो इनिशियल सेम है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। अब क्या करें, अब क्या किया उन्होंने, क्या किया, उसके बाद वाला लेटर ले लिया। जैसे कि हीलियम को हम लोग डिनोट करते हैं He, हीलियम को डिनोट करते हैं He से, ठीक है। सो इसी तरह से सिंबल्स बनते गए, इसी तरह से सिंबल्स बनते गए। फिर साइंटिफिक नेम्स भी आए, जैसे कि जर्मन, लैटिन, ग्रीक नेम आए। सोडियम का जैसे हम लोग लिखते हैं, सोडियम को कैसे लिखते हैं हम लोग, सोडियम को लिखते हैं Na, Na क्यों लिखते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है नाट्रियम, NaTrium। तो पहला वाला N ले लिया, उसके बाद वाला A ले लिया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का भी इनिशियल सेम है, नाइट्रोजन का भी इनिशियल N है, तो नाइट्रोजन को N से दिखा दिया, तो सोडियम को तो N से दिखा नहीं सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा कि N सोडियम ही है ना, नाइट्रोजन है। तो उसके लिए क्या हुआ, नाइट्रियम से Na ले लिया हम लोगों ने। तो Na क्या समझाता है, सोडियम, Na समझाता है हम लोगों को सोडियम, और N समझाता है नाइट्रोजन। So what are modern day symbols of atoms of different elements? Dalton was the first scientist to use symbols for elements in a very specific sense. When he used symbols for elements, he also meant a definite quantity of the element, that is one atom of the element. एक ही atom को, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये एक one atom of hydrogen. This is a single atom of hydrogen. Berzelius suggested that symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. तो उसके बाद Berzelius ने बोला कि चलो हम लोग लेटर्स यूज करते हैं सिंबल्स के, ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ना देके, we should not give diagrammatical presentation, instead let us use the alphabets, that let us use the letters that are there in the element. In the beginning, the names of the elements were derived from the names of the places where they are found. For example, the name of copper was taken from Cyprus, बाद में तो इसका नाम क्यूपरम हो गया, Cu से डिनोट करते हैं कॉपर को, Cu, क्यों, क्यूपरम, Cupurum, क्यूपरम, ठीक है। For example, gold was taken from English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC, ये क्वेश्चन आता है, what is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी जो केमिस्ट्री का जो भी चलता है किसी भी लैब में, कहीं पे भी, कोई भी नाम, कि कौन डिसाइड करता है, IUPAC। इट्स अ बॉडी दैट डिटरमाइंस द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। कुछ भी नया कुछ एलिमेंट आएगा तो पहले IUPAC को ही बताना होगा। किसी भी नया एलिमेंट, अगर अब आज के डेट पे अगर कोई भी नया एलिमेंट निकलता है नेचर से, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो अभी तक शायद निकले ना हो, कल निकले, आज निकले, 10 साल बाद निकले, तो वो कौन डिटरमाइन करेगा उसका नाम वगैरह, ये सब IUPAC is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and units. So many of the symbols are the first one or two letters of the element name in English. The first letter of a upper symbol is always written as capital letter and the second letter is always small or lower case. So यहाँ पे हम लोगों ने देखा N कैपिटल लेटर है, उसके बाद वाला लेटर क्या है, स्मॉल। हीलियम में भी देखा था हम लोगों ने H कैपिटल लेटर, देन आफ्टर दैट इट इज स्मॉल। सो पहला वाला ही कैपिटल में होता है, अपर केस, एंड द नेक्स्ट वन इज लोअर केस इन केस देयर इज टू अल्फाबेट, इन केस देयर इज टू लेटर, पहला वाला लेटर कैपिटल में होगा, दूसरा वाला स्मॉल में। अगर एक है तो कैपिटल ही होगा, जैसे नाइट्रोजन N कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al एंड नॉट A कैपिटल L, कोबाल्ट CO एंड नॉट C कैपिटल O। कैपिटल C कैपिटल O ऐसा नहीं होता है, कैपिटल C कैपिटल O हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल C एंड कैपिटल O, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कैपिटल C के साथ अगर स्मॉल O आ गया, इसमें अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, कैपिटल C के साथ अगर स्मॉल लेटर O है,
इसका मतलब है ये कोबाल्ट, ये एक ही सब्सटेंस है, एक ही एलिमेंट है कोबाल्ट। अगर कैपिटल सी के साथ कैपिटल ओ आ गया, इसका मतलब ये है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या है, एक कार्बन है, वन कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, अंडरस्टूड। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Example chlorine, Cl, zinc. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जो इनिशियल है ले लिया, जैसे क्लोरीन के लिए C ले लिया, उसके बाद जो वर्ड उसमें ज्यादा प्रभावित है, द मोस्ट अफेक्टेड वर्ड इज क्लोरीन, तो L ले लिया उसमें से। ये एक्चुअली इफ यू लर्न द पीरियोडिक टेबल, उसके जो सिंबल्स है, फिर साइंटिफिक नेम्स जो है वो अपने आप ही याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोरीन Cl याद रखना बहुत टफ है, इट इज नथिंग लाइक दैट। यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग पीरियोडिक टेबल व्हेन यू विल गेट इन क्लास 10 एंड दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। तो अभी से ही आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 3 पीरियड जो है वो पूरा याद कर लीजिए, तब इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। Other symbols have been taken from the names of the element in Latin, Greek, German. For example, symbol of iron is Fe from its Latin name ferrum. तो iron जो है लोहा, लोहा का दूसरा नाम क्या है? आयरन को हम लोग I नहीं लिखते हैं, we don't write I, we write Fe. क्यों? इसका नाम होता है फेरम। नाम क्या है? फेरम, Fe। तो फेरम वर्ड कहां से आया है? फेरम वर्ड आया है आपका, the symbol of iron Fe is from Latin name ferrum, तो ये लैटिन नेम है, this is what लैटिन नेम। कभी ग्रीक नेम भी यूज होता है, कौन सा नेम ग्रीक से है लैटिन से है ये जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू नो द साइंटिफिक नेम। जैसे सोडियम का नाइट्रियम Na, आयरन का फेरम Fe, तो फेरम है, नाइट्रियम है, जैसे लीड का प्लम्बम Pb, तो ये प्लम्बम है, ये जानना होगा। प्लम्बम कहां से आया है, किसने दिया है, that is not important. What is important is the scientific name and the symbol. That is what you need. Okay, so I have finished this part. Next you have atomic mass. Till then, if you want to take a screenshot, you can take. So after that, we will start atomic mass. Okay. So atomic mass. Atomic mass का मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटॉम का वजन कितना है, एक एटॉम का वजन कितना है। तो अभी we have studied that atoms are very 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 small. So how can we measure? How can we measure the weight of the atom? एक एटॉम का कितना वेट है हम कैसे मेजर कर सकते हैं जबकि वो इतना ही छोटा है। You remember that 1 centimeter space can accommodate 10 crore of hydrogen atoms. एक इतने से जगह में 10 crore hydrogen atoms accommodate हो जाएगा। उसमें से एक हाइड्रोजन एटॉम का वेट कितना है वो हम लोग कैसे निकालें? इसके लिए थोड़ा हम लोग जनरल लाइफ को थोड़ा स्टडी करते हैं। जनरल लाइफ में क्या होता है कि सपोज हम लोग सब्जी, वी वेंट टू ग्रोसरी शॉप और टू एनी सुपरमार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदने के लिए गए। आजकल तो क्या हुआ, डिजिटल वेइंग मशीन आ गया है कि डाल दिया, मार दिया, आ गया, उसमें डिस्प्ले में आ जाता है, ऐसा डिस्प्ले रहता है कुछ। मैं यहाँ पे फोटो ले रहा हूँ डिजिटल वेइंग मशीन का, उसमें सामान डाल दिया हम लोगों ने। ये जो डिजिटल वेइंग मशीन आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ, वी हैव गिवन व्हाटएवर वी नीड, सामान डाल दिया, उसमें मेजर होके आ जाता है कि इतना वेट है। पहले के जमाने में क्या होता है, लेकिन आजकल भी दिखाई देता है, किसी ठेले वाले से हम लोग सब्जी ले रहे हैं, दैट देयर वी कैन सी स्प्रिंग बैलेंस, जो ये है क्या, एक स्प्रिंग बैलेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज तराजू इन हिंदी। नाउ इन दिस स्प्रिंग बैलेंस व्हाट हैपेंस, इन वन साइड वी कीप द vegetables or the things we need and the other side we keep what, the weight। 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, आधा किलो हो गया, कुछ भी जो भी जितना भी वजन का हम लोगों को सामान चाहिए वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं दूसरे साइड में, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में क्या है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें
एक तरफ में तो हम लोग जो सामान चाहिए वो रखते हैं, दूसरी तरफ में क्या रखते हैं, वजन। दूसरी तरफ में क्या रखते हैं, वजन। अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं गौर से, क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग कैसे मेजर करते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। अब एक केस में क्या है कि यहाँ पे सपोज हम लोग को 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी पोटैटो, तो शॉपकीपर क्या करेगा, इसमें 1 केजी का बाट या वजन रख देगा। ही विल कीप 1 केजी ऑफ दैट स्टोन, बाट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, या वजन, कोई भी वजन हो। यहाँ पे 1 केजी का रख दिया, इधर 1 केजी आलू तोलना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आलू तोलना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम आएगा जब यहाँ का पॉइंटर है बीच में आ जाएगा, ये यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है, बीच में आ गया। बीच में आ गया मतलब क्या, इसका वजन इसके वजन के साथ सेम है। द मास हियर इज इक्वल टू द मास दिस साइड, द मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द मास ऑन राइट हैंड साइड। तो ये पॉइंटर बीच में आ गया। कभी क्या होता है कि अगर सपोज डालते डालते हम लोगों ने बहुत ज्यादा ले लिया, यहाँ पे आलू बहुत ज्यादा ही आलू ले लिया, तो पॉइंटर क्या करता है, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। सपोज इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया पॉइंटर, तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वजन ज्यादा है, यहाँ पे वजन ज्यादा है। फिर हम लोग आलू थोड़ा निकाल देते हैं, फिर बैलेंस हो जाता है जब ये पॉइंटर बीच में आ गया। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या समझते हैं कि हम जो आलू का जो वेट, the weight of the potato that we are measuring is actually relative, is actually what, relative to the weight of the stone kept on this side. Relative का मतलब जनरली होता है कि compare, relative means to compare, हम लोग compare कर रहे हैं। What we are comparing? We are comparing the weight of the potatoes with the weight of this stone or whatever it is there on this side, ठीक है ना। तो वही कंपेयर करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या, एक एटॉम के मास को हम लोग दूसरे एटॉम के साथ मेजर कर रहे हैं, दूसरे एटॉम के मास के साथ मेजर कर रहे हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास मींस वी आर मेजरिंग वेट ऑफ वन एटॉम विद रेस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द अदर। यहाँ पे एक दूसरा एटॉम रहेगा, तो उस एटॉम के साथ हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को मेजर करना है जिस एटॉम का वेट वो रखेंगे, ठीक है। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी बात यह है कि कौन सा एटॉम रहेगा यहाँ। पत्थर तो या तो जनरली ये पत्थर हम लोग ने रख दिया, लेकिन एटॉमिक अगर बात कर रहे हैं, एटॉम्स के लेवल पे बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉम्स, देन व्हिच एटॉम टू कीप हियर, कौन सा एटॉम है ना। तो पहले जब साइंटिस्ट लोग मेजर करते थे पहले के जमाने में, दे यूज्ड टू टेक ऑक्सीजन, दे यूज्ड टू टेक व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों यहाँ पे लिखा है देखिए, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ केज नंबर 35. This was considered relevant due to two reasons. Oxygen reacted with large number of elements and formed compounds. These atomic masses units give number most of the elements as whole number. तो एटॉम जो ऑक्सीजन है ये पहला तो रेडली अवेलेबल था, सेकेंड ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था, तो उसी वजह से ऑक्सीजन लिया गया, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटॉम को लिया गया। लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन को रिजेक्ट कर दिया गया, दे रिजेक्टेड ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट सो मच फ्रूटफुल, ओके, बिकॉज it was not so much fruitful in taking oxygen, क्योंकि कुछ कुछ weights हम लोग को डेसिमल या फ्रैक्शन में मिल रहे थे, तो ये अच्छा नहीं हो रहा था, okay, that was not suitable. तो after that, after several experiments, दूसरा एक एलिमेंट को लिया गया जिसका नाम है कार्बन। ऑक्सीजन को हटाया गया and कार्बन was taken as the reference. तो इस कार्बन का हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। जैसे कि ये 1 kg क्या है, रेफरेंस है, इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वेट होना चाहिए, तो उसी तरह कार्बन को लिया गया रेफरेंस। जैसे कि ये रेफरेंस है इसके लिए, उसी तरह दूसरे एटॉम्स को मेजर करने के लिए किसको लिया गया, कार्बन एटॉम। किसको लिया गया, कार्बन एटॉम। अभी कार्बन एटॉम में भी 3 तरह के कार्बन होते हैं, जैसे कि आइसोटोप बोलते हैं, C12, C13, C14, ये 3
तरह के कार्बन है, C12, C13, C14। सो इसमें से कौन सा चूज किया गया? C12 को चूज किया गया। तो C12 कार्बन was chosen as the reference to measure the relative atomic mass of different atoms of different elements। अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉम्स को मेजर करने के लिए the reference which was taken was C12 कार्बन। तो इसका मतलब एक साइड में हम लोग C12 कार्बन रखेंगे और दूसरी तरफ दूसरा एटॉम जो हम लोग को मेजर करना है। Now let's see why C12 is taken, because it is readily available in nature। It is readily available in nature and it has one property। अभी C12 के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है C12। C12 एक्चुअली C12 अगर मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं घुस रहा हूं, जो इजीली द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट आप मान लीजिए कि ये एक वॉल है, ये एक वॉल है जिसमें ब्रिक्स लगे हुए, ईटा लगा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ ईटा लगे हुए हैं। तो कितने ईटे हैं यहाँ पे? अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 11 और ये 12, ये हो गया 10, ठीक है। तो इस वॉल में कितने ईंटें हैं? 12। So in this wall how many bricks are there? This is a wall. This wall is made up of 12 bricks. This wall is made up of 12 bricks. In the same way जो C12 है, C12 जो है इसमें भी कितने यूनिट्स होते हैं? How many units are there? 12 units. How many units are there? अगर हम लोग C12 कार्बन को ब्रेक कर देंगे तो हम लोग को 12 ऐसे यूनिट मिलेंगे, 12 ऐसे यूनिट मिलेंगे। तो एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? AMU और एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इस एक कार्बन C12 को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU। इट इज कॉल्ड एज 1 AMU, ठीक है। सो 1 AMU क्या होता है? इट इज एक्चुअली 1/12 of mass of C12 कार्बन, 1/12 of mass of C12 कार्बन। तो 1 AMU क्या है? एक कार्बन एटॉम का 12 में से एक भाग। आउट ऑफ 12 1 part is 1 AMU। so 1/12 of mass of C12। so 1/12 मतलब क्या? 1/12 into mass of C12 is equals to 1 AMU, atomic mass unit। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि C12 कार्बन एटॉम में 12 यूनिट्स होते हैं, हर एक यूनिट को हम लोग 1 AMU करके बोलते हैं। आजकल क्या है, AMU तो चलता नहीं है, तो इसलिए जनरली U ही लिखा जाता है, जिसका नाम होता है यूनिफाइड मास, व्हिच इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। तो फिर मैं बोल रहा हूं कार्बन एटम है, तोड़ के इसके अंदर क्या देखा गया कि इसके अंदर भी 12 यूनिट्स है, इसके अंदर भी 12 यूनिट्स मौजूद है। नाउ अभी थोड़ा एक चीज देखते हैं कि सपोज हम लोग को यहाँ पे टेबल नंबर 3.2 है, इसमें है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 1। तो इसका मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन एटॉम का मास है 1 AMU। तो फिर समझ गया, अब लोग समझ गए शायद, जैसे कि ये कार्बन है तो इसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, सपोज 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, सपोज दिस इज 5, दिस इज 6 7 8, दिस इज 9 10 11 12। ये 12 हिस्सों में मैंने, ये क्या है? पूरा एक C12 कार्बन है, पूरा क्या है? एक C12 कार्बन। अभी इसी तरह से थोड़ा समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। सपोज यहाँ पे हम लोग को एक हाइड्रोजन का मेजरमेंट चाहिए, एक हाइड्रोजन एटॉम का कितना वेट है। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या डाला है? एक पार्ट यहां से निकाल के, यहां से 1 AMU, ये हर एक पार्ट क्या है?
1 AMU। उसी तरह कितने 1 AMU है 12 यूनिट। तो कार्बन का कितना है 12 यूनिट। ठीक है, तो एक पार्ट निकाला यहां से, एक पार्ट निकाल के यहां पे मैंने रख दिया, यहां पे मैंने रख दिया। ठीक है, तो देखा कि ये इक्वल हो गया, इस साइड का वजन इक्वल है। तो यहां पे क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 AMU। तो इसका जो एक टुकड़ा है वो हाइड्रोजन के एक एटॉम के बराबर है। एक टुकड़ा का वजन जो है एक हाइड्रोजन एटॉम के बराबर है। द मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन 12। कार्बन 12 का तो सेम ही होगा। यहां पे अगर हम लोगों ने कार्बन रख दिया, एक कार्बन का एटॉम रख दिया, तो कितना होगा, ये C12 भी यहां पे बैठेगा, ये पूरा तो उसी के बराबर होगा। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम लोगों ने मेजर किया। चलिए एक टुकड़ा दे दिया, यहाँ पे हम लोगों ने C12 का एक टुकड़ा दे दिया, देखा कि ये इस तरफ ही है, नाइट्रोजन का वजन ज्यादा है, ये कांटा अभी भी इस तरफ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने 2 डाला, फिर भी कांटा इस तरफ है। ऐसे करते 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 हम लोगों ने डाल दिया, चलिए मान लीजिए सारा डाल दिया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा 12 का 12 डाल दिया ये। फिर भी देखा कि नाइट्रोजन नीचे ही है, मतलब नाइट्रोजन का वजन ज्यादा ही है। फिर हम लोगों ने क्या किया, 2 और कहीं से लाके 2 और C12 का एक हिस्सा यहाँ पे डाल दिया, तो टोटल हो गया यहाँ पे 14 AMU। तो 14 AMU जब हम लोगों ने डाला, उसके बाद देखा कि द बैलेंस इज सेम। तो नाइट्रोजन, ये 1 एटॉम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना है, 1 एटॉम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना आता है 14 AMU या U। ठीक है, तो 14 ऐसे कार्बन 12 के टुकड़ों को डाल के एक नाइट्रोजन एटॉम का वेट बना है, तो वही लिखा है 14, नाइट्रोजन का 14। इसी तरह 16 है ऑक्सीजन का, तो इसमें 16 चाहिए, तो उसी तरह हर एक का अलग अलग दिया है। तो यही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ये बहुत आसानी से मैंने समझाया इसको, अगर समझ में आए दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए तो ये समझ में आएगा। देन नेक्स्ट आई विल स्टार्ट मॉलिक्यूल्स। टिल देन